Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to BioHub and today is our lecture number 5 of 9th class biology. Students हमने अपना चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम इसका जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो वेरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह वजूद में आया, यानी कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि किन किन प्रोसेसेस के जरिए एक न्यू इंडिविजुअल बना, किन किन प्रोसेसेस के जरिए न्यू इंडिविजुअल बना और फिर देन वो पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। In order to understand the various phenomena of life, biologists study biological organization at different level which are follow. Students, लाइफ के फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल्स में स्टडी किया। तो आइए हम भी इनको स्टडी करते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से लेवल्स हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो लेवल है वो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है। सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या बना? एटॉमिक पार्टिकल। एटम से मिलकर फिर आगे बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से आगे बना ऑर्गेनेली एंड सेल, देन फिर बना टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू से मिलकर क्या बना? ऑर्गन, और डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। और जब वेरियस ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे हुए तो क्या बना? इंडिविजुअल, और एक इंडिविजुअल से फिर क्या बनी? पॉपुलेशन। फिर डिफरेंट पॉपुलेशंस जब असेंबलेज हुई तो वो क्या बनी? कम्युनिटी, और डिफरेंट कम्युनिटीज मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह क्या क्या हर चीज वजूद में आई। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले अपना शुरू करते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। स्टूडेंट्स आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है किसी भी एक मैटर का। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं कि एटम के अंदर भी फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। स्टूडेंट्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन जो होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, जबकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो फिर एटम का क्या चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के गिर्द रिवॉल्व करता है, और जिनके वो जिस एरिया में रिवॉल्व करता है उनको क्या कहते हैं? ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन शेल्स, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट था इस टॉपिक को समझने के लिए। All type of matter made up of elements and each element contain a single kind of atom. Students मैटर क्या होता है? ऐसी चीज जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो। स्टूडेंट्स तो मैटर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट से। और जो एलिमेंट होता है वो फर्दर किससे बना होता है? एटम से। जब सेम टाइप्स ऑफ एटम्स इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स। और जब एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मैटर। द एटम आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। स्टूडेंट सबसे पहले क्या था? मैटर किससे बना? एलिमेंट से। एलिमेंट किससे बने? एटम से। और एटम फर्दर किससे कंपोज हुआ? सब एटॉमिक पार्टिकल से। अब हम पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं। द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। देन
आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, अब हम यहाँ पर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या बना था? एटम। अब डिफरेंट जब एटम्स हमारे सेम टाइप के आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एलिमेंट्स। आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स देयर आर दैट आर अकर इन नेचर 16 आर बायो एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स की जो तादाद है ना वो टोटल है 92 काइंड्स के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, उन 92 में से जो 16 है वो क्या है? बायो एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि एक ह्यूमन बॉडी का बॉडी मैस बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मैस बनाते हैं। स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की लाइन है कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं और उनमें से कितने बायो एलिमेंट्स हैं। तो आपने याद रखना है कि 92 काइंड्स के एलिमेंट हैं जिनमें से 16 जो है वो क्या है? बायो एलिमेंट्स। अब हम इन बायो एलिमेंट्स को देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं और उनके भी फर्दर क्या क्लासिफिकेशंस हैं। These take part in making the body mass of living organism. स्टूडेंट्स, ये जो 16 है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मैस बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये 16 बायो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स आगे इनकी क्लासिफिकेशन की है। ये 16 है ना, तो इनके 2 क्लासिफिकेशंस हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स, ट्रेस बायो एलिमेंट्स। मेजर में क्या आ जाएंगे? 6, बाकी क्या बचे? 10। तो वो जो बाकी 10 है वो क्या हो गए? ट्रेस एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, अब वो जो 6 एलिमेंट्स हैं वो भी आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यूज है। और स्टूडेंट्स, ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं ये हमारी टोटल बॉडी का 99% मैस बनाते हैं। टोटल हमारी बॉडी का जो एलिमेंट्स का मास है उनमें जो 99% है वो इन 6 बायो एलिमेंट्स का है, 6 मेजर बायो एलिमेंट्स का है। स्टूडेंट्स, अभी 6 कौन से हैं आइए हम देखते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 कार्बन, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम एंड P फॉस्फोरस। स्टूडेंट्स, ये जो 6 हैं ये हमारी बॉडी का 99% बॉडी मास बनाते हैं और ये मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, अब जो फर्दर 10 बचते हैं वो क्या है? वो क्या है? ट्रेस एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, 99% तो इन मेजर बायो एलिमेंट्स ने बना दिया, लेकिन जो 1% मास है वो ये बाकी ट्रेस एलिमेंट्स बनाते हैं। ये बाकी 10 जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं ये 1% हमारी टोटल बॉडी का मास बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके अंदर कौन से हैं? पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक एंड आयरन। स्टूडेंट्स, ये सब जो हैं ये क्या बनाते हैं? 1% ऑफ टोटल बॉडी मास। स्टूडेंट्स, ये वही इंफॉर्मेशन लिखी है जो मैंने आपको बताई कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन शेल्स के गिर्द रिवॉल्व करता है। स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए डायग्राम है। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपने ये जरूर डायग्राम जो है बनानी है। स्टूडेंट, इसमें ये जो बताया हुआ है कि जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं ये जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब स्टूडेंट्स ये जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं इनकी भी आगे परसेंटेजेस हैं कि कौन सा बायो एलिमेंट कितने परसेंट ह्यूमन बॉडी मैस बनाता है। स्टूडेंट, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाता है? 65% बॉडी मास। कार्बन बनाता है 18%, हाइड्रोजन बनाता है 10%, नाइट्रोजन बनाता है 3%, कैल्शियम बनाता है 2% एंड फॉस्फोरस बनाता है 1%। और ये जो अदर्स लिखे हुए हैं, अदर से मुराद है जो बाकी ट्रेस एलिमेंट्स है जो कि बनाते हैं हमारा 1%। तो स्टूडेंट्स, इन सब की जो है परसेंटेजेस आपने लाजमी याद करनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके इस चैप्टर से। स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ लिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या बना था? एटम। एटम से देन क्या बने? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स से क्या बना? मैटर। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ये किसी भी कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को रखता है। तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर लेवल जो है आइए हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। In organisms, bioelements usually do not occur in isolated form.
rather they are combined through ionic or covalent bonding। स्टूडेंट्स ये लाइन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपने इसको समझना है। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो बायो एलिमेंट्स कौन से, जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे 16 बायो एलिमेंट्स, ये क्या होता है कि ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं। ये बहुत ही कम रेयर केसेस में ऐसा है कि ये सेपरेट रहे, लेकिन मेजॉरिटी में ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन किसके जरिए होते हैं? आयनिक बॉन्ड के जरिए या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। ये भी बॉन्ड की एक टाइप्स हैं जो आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए ये बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं। The stable particle formed by such bonding is called molecule और बायोमॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स जब ये बायो एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के जरिए कंबाइन होते हैं तो एक न्यू पार्टिकल बनता है, और उस न्यू पार्टिकल को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या बना, सब एटॉमिक एटम से क्या बना? एटम्स, एटम्स से एलिमेंट्स, एलिमेंट्स से में बायो एलिमेंट्स थे, बायो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन हुए तो वो क्या बने? मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय a numerous number of biomolecules of hundred of different types। स्टूडेंट्स एक जो ऑर्गेनिज्म है वो हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स उनसे मिलकर बना हुआ होता है। These molecules are the building materials and themselves constructed in a greater variety and complexity due to specific bonding arrangements। स्टूडेंट्स इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये मिलकर तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और स्टूडेंट्स ये आगे से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, ये आगे फर्दर एक इंडिविजुअल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और किसके जरिए? आपस में फिर बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्डिंग अरेंजमेंट के जरिए। स्टूडेंट्स आगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट में भी पूछ सकते हैं। आइए हम देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स बायोमॉलिक्यूल्स जो कि बायोमॉलिक्यूल्स वो थे जो बायो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने थे। तो स्टूडेंट्स बायोमॉलिक्यूल की भी आगे से दो फर्दर टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रो के लफ्ज से ही आपको पता लग रहा होगा स्मॉल, लो, और मैक्रो के लफ्ज से आपको पता लग रहा होगा ज्यादा। तो स्टूडेंट्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आपको डिफरेंशिएट भी पूछ सकते हैं, आपसे वैसे भी डेफिनेशन जरूर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर विद द लोअर मोलेक्युलर वेट। स्टूडेंट्स वो वाले मॉलिक्यूल जिनका मोलेक्युलर वेट कम हो, या वो जो हमारी बॉडी में बॉडी वेट हमारा कम बनाते हो, वो जो कम हमारी बॉडी वेट बनाते हो जिसमें इंक्लूड है ग्लूकोज एंड वाटर। इसकी निस्बत जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं विद हाई मोलेक्युलर वेट जो कि हमारा बहुत ज़्यादा बॉडी का मास बनाते हैं, जो हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट इनकी एग्जांपल है स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स। तो आपने देख लिया कि माइक्रो वो हुए जो हमारी बॉडी का मास कम बनाते हैं, जिनका लो मोलेक्युलर वेट होता है, जबकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं जिनका मोलेक्युलर वेट ज़्यादा होता है और हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। इनको आपने ज़रूर याद करना है। स्टूडेंट्स ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स बने थे किससे? बायो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से, थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से। इनसे बना था बायो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि ऑर्गेनेली और आगे सेल किस तरह बनता है। बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेली। स्टूडेंट्स ये वही सीक्वेंस से ही चलता आ रहा है कि जिस तरह एलिमेंट से क्या बना था? मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स आगे बायो मॉलिक्यूल से क्या बनेंगे? ऑर्गेनेली। बायोमॉलिक्यूल भी आपस में अरेंज होंगे और वो क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेनेली। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि ये ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं। दी ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर दे फॉर्म द यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल्स। स्टूडेंट्स अब ये जो ऑर्गेनेलीज हैं यानी कि बायोमॉलिक्यूल जब आपस में अरेंज हुए, असेंबल हुए, तो फिर क्या बना? ऑर्गेनेलीज। और जब ये ऑर्गेनेलीज आपस में दोबारा से असेंबल हुए,
आपस में कंबाइन हुए तो फिर ये क्या बनाएंगे, सेल, जो कि क्या है, हमारा यूनिट ऑफ लाइफ है। आप इसकी डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि व्हेन organelles are assembled together in a particular way they form the unit of life that is cell। स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेल कैसे बना, उसमें भी आपने यही लिखना है कि जब ऑर्गेनेलिज आपस में असेंबल हुए, कंबाइन हुए, तो उन्होंने क्या बनाया, यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। स्टूडेंट आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो वो है सेल। तो आपने देख लिया कि ऑर्गेनेली किससे बने, बायोमॉलिक्यूल की असेंबलिंग से, और सेल किससे बना, ऑर्गेनेलिज की असेंबलिंग से। Each type of organelle is specialized to perform a specific function। अब हम ऑर्गेनेली की एग्जांपल पढ़ते हैं कि स्टूडेंट हर जो ऑर्गेनेली होता है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे ये ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनका। जिस तरह आपकी बुक पे एग्जांपल गिवन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी एक ऑर्गेनेली है छोटा सा, जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट इसका जो काम होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवाना, इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, जो कि आप बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 में माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल पढ़ेंगे। ये सब ऑर्गेनेलिज की आप डिटेल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने सिर्फ ये लिखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जिस तरह ये भी एक ऑर्गेनेली है, ये क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी बनाता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल दी हुई है राइबोसोम्स की, ये भी ऑर्गेनेलिज होते हैं सेल के अंदर ही, और स्टूडेंट इनका जो मेन काम होता है, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। जब सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है, जितनी प्रोटीन की जरूरत होती है, राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं। In this way, function of cells are accomplished by these specialized structures. It is an example of division of labor within the cell. Students, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो यही एक एग्जांपल बन जाती है डिवीजन ऑफ लेबर की, यानी कि हर एक का डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, और किसके लिए, किस में काम करते हैं, वो सेल में काम करते हैं। स्टूडेंट्स ये तो हमने बात की थी यूकैरियोट्स के बारे में, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स। स्टूडेंट्स यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती चलूं कि प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि वो यूनिसेलुलर होते हैं, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो कि ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। प्रोकैरियोट्स एक सेल से बनते हैं और यूकैरियोट्स ज्यादा सेल से बनते हैं। स्टूडेंट्स यूकैरियोट्स जो होते हैं उनको हम देख भी सकते हैं, जिनमें एग्जांपल प्लांट एनिमल्स की है, ह्यूमंस की है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें आ जाते हैं बैक्टीरियाज वगैरह, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप आगे फर्दर जाकर इनके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, इनके बारे में और डिफ्रेंशिएट भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स हम यहाँ बात करते हैं ऑर्गेनेलिज की जो प्रोकैरियोट्स में है। In the case of prokaryotes and most protists, the entire organisms consist of a single cell. Students मैंने आपको बताया कि prokaryotes एक सेल से बने होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो उनका एक सेल होता है, एक सेल में ही उनके सब फंक्शंस होते हैं, सब फंक्शन उनके जो होते हैं परफॉर्म वो एक सेल के अंदर ही होते हैं, बल्कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही होता है वही एक सेल होता है। In the case of most fungi, all animals and all plants, the organisms consist of trillions of cells. Students, प्रोकैरियोट्स में एक सेल ही सब फंक्शन परफॉर्म करेगा, जबकि हम देख सकते हैं कि फंजाई या एनिमल्स या प्लांट्स हैं, इवन ह्यूमन भी, तो स्टूडेंट्स उनके पास तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनेलिज डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर पाती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ऑर्गेनेलिज और सेल लेवल इस तरह बन, आई होप आपको समझ आ रही होगी। The next level is tissue level. Students, multicellular organisms, यूकैरियोट्स organisms, वो organisms जो ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो मल्टीसेलुलर organisms होते हैं इनके अंदर अब हम बात करने लगे हैं कि जब ऑर्गेनेलिज और सेल्स मिलकर क्या करते हैं आगे। सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यू। स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब ऑर्गेनेलिज असेंबल होते हैं तो वो बनाते हैं सेल,
तो जब सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जब सेम टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन, यानी कि हर सेल में सेम ऑर्गेनेलिज होंगे, हर सेल का फंक्शन सेम होगा। तो स्टूडेंट्स जब सिमिलर सेल्स जो होंगे फंक्शन भी अपना सिमिलर ही परफॉर्म करेंगे तो वो एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, एक ग्रुप्स बना लेते हैं। स्टूडेंट उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। We can define a tissue as a group of similar cells specialized for performance of a common function. टिश्यू की एक और यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि हम इनको टिश्यू को ये भी कह सकते हैं कि सेल्स का सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है, सेम टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं इनका जो ग्रुप होता है, जब वो एक ही फंक्शन जब सब परफॉर्म करें तो उसको क्या कहते हैं? टिश्यू। Each cells in a tissue carries on its own life processes like cellular respiration, protein synthesis. Students जब उस सेल्स ने आपस में ऑर्गेनाइज्ड हो गए, ग्रुप बना लिया, तो हर सेल का फंक्शन तो अलग होगा, साथ ही साथ जो उस सेल के जो लाइफ प्रोसेसेस होंगे जिसके अंदर उसकी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी कि सेल के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं वो हर सेल का फंक्शन डिफरेंट ही होगा। ये नहीं कि अगर वो ग्रुप्स में हो गए तो सारा एक ही सेल सबका फंक्शन परफॉर्म करेगा, नहीं, हर सेल अपना अपना जो है फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ द टिश्यू। स्टूडेंट्स आगे टिश्यू की टाइप लिखी हुई है, एनिमल टिश्यू भी होते हैं और प्लांट टिश्यू भी होते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें, जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, इसके अलावा जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। स्टूडेंट्स हर टिश्यू का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। कोई प्लांट की मूवमेंट में हेल्प करता है, कोई प्लांट को सपोर्ट देता है, कोई प्लांट की मेंटेनेंस एंड ग्रोथ में हेल्प करता है, कोई टिश्यू जो होता है वो नीचे स्टेम से लेकर ऊपर लीव्स तक कोई पानी सप्लाई करता है, कोई खुराक सप्लाई करता है। स्टूडेंट्स बहुत सारे टिश्यूज हैं और उनका बहुत ज्यादा फंक्शंस है, हर एक टिश्यू का डिफरेंट फंक्शन है। नेक्स्ट एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू में भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, जिस तरह के नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। स्टूडेंट जो मस्कुलर टिश्यू होगा वो क्या होगा? जो मसल्स का फंक्शन परफॉर्म करेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करेगा, हमें हमारी मसल्स को मूव करेगा। नर्वस टिश्यू जो हमारी नर्व इंपल्स जो होती है उनको ट्रांसमिट करेगा। कनेक्टिव टिश्यू भी इसकी एग्जांपल है जो कि कनेक्ट करता है चीज़ों को, जो कि बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे टिश्यूज हैं जिनकी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर नंबर 1 में हमने 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, जिसमें हमने पहले सब एटॉमिक पढ़ा, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, उसके बाद ऑर्गेनेलीज, सेल लेवल एंड देन टिश्यू लेवल। स्टूडेंट्स इसका एक बार और आपको ओवरव्यू देती चलूं कि सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? एटम। जब सेम टाइप्स ऑफ एटम मिलकर बनते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 जो हैं वो आपके बायो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं जिनमें 6 जो है ये मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, ये इनके परसेंटेजेस भी हमने पढ़ी। उसके अलावा जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं 1% बॉडी का मास बनाते हैं, जबकि जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो 99% बॉडी का मास बनाते हैं। उसके बाद जब ये मिलकर एटम्स और बायो एलिमेंट्स जब इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो जिनका लो मोलेकुलर वेट होता है, मैक्रो जिनका हाई मोलेकुलर वेट होता है। और जब बायो मॉलिक्यूल्स आपस में असेंबल होते हैं तो ये ऑर्गेनेली बनाते हैं, जिस तरह के ऑर्गेनेलिस की हमने एग्जांपल्स पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और भी बहुत सारी हैं। उसके अलावा सेल जब भी ऑर्गेनेलीज ही आपस में कंबाइन होते हैं, दोबारा से असेंबल होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? सेल, दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ। जब सेम टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म करते हैं सेम टाइप का फंक्शन, तो वो क्या बना देते हैं? टिश्यू। स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने टिश्यू पढ़े, जिसमें प्लांट टिश्यू भी थे और एनिमल टिश्यू भी थे। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये पार्ट नंबर A था इस लेक्चर का। इंशाल्लाह पार्ट नंबर B में हम जो रिमेनिंग लेवल्स हैं वो पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।